पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आप समेत बार बार ये कहा है कि मैसिव करप्शन हुई है, स्कूल में किकबैक लिया है, कमीशन लिया गया है। इन्हीं लोगों के नाम लिए जाते हैं कि LNG केस मदर ऑफ ऑल करप्शन केसेस है। ऐसा इकबाल का नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का केस हो जाए, ख्वाजा आसिफ की बैरून मुल्क से जो सैलरी थी उसको मुतराजा बनाया गया। लेकिन यहाँ तो ये देखा जाता है कि नैब का तो किकबैक और करप्शन के केसेस ही नहीं है, और जो वो केस बनाते हैं चाहे वो आमदन से ज्यादा हो या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का हो, उसको भी साबित नहीं कर पाते। शुक्रिया शहजाद। मैं आपसे असल में शुरू में एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये साबित कहाँ करना होता है। जब कोई केस साबित करना होता है, वो थोड़ा सा हमें, मेरा ख्याल है, इसको समझने की कॉन्सेप्चुअली ज़रूरत है। केस साबित करना है ट्रायल चलने के बाद। ट्रायल किसको कहते हैं? जहाँ पे शहादतें पेश होती हैं, उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिन होता है, एविडेंस रिकॉर्ड होता है, और उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट है वो अपनी फाइंडिंग्स देती है। तो साबित करना या ना करना लीगली कंसेप्चुअली पहले तो ये वाजे कर लें, वो ट्रायल कोर्ट की डोमेन है। जी। ट्रायल कोर्ट अगर ये कह दे कि साबित नहीं हुआ, तो फिर लीगली हम कह सकते हैं जुर्म साबित नहीं हुआ। ट्रायल कोर्ट कहे साबित हो गया तो साबित हो गया। एक चीज़ तो मैं ये वाजे कर दूं। दूसरा, चूंकि हम इस वक्त बेल ऑर्डर्स को लेके ये सारा मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं, मैं बड़े अदब के साथ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बेल के ऊपर, बेल के मैटर्स, स्पेशली नैब के बेल के मैटर्स के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 5 मेंबर्स की जजमेंट है। 5 सीनियर जजेस बैठे। आसिफ सईद खोसा साहब ने वो ऑथर की 2019 सुप्रीम कोर्ट PLD 445, जो नवाज शरीफ साहब के ज़मानत का केस की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा तफसीली फैसला आया जिसके अंदर उन्होंने शवाहिद को लेके बहुत सारी बातें की। जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया, ये मेरे सामने ही पड़ा हुआ है, उसके अंदर उन्होंने बड़ा वाज़े असूल बता दिए, और ये उन्होंने नए असूल नहीं बनाए, ये एग्जिस्टिंग असूल हैं कि बेल मैटर के अंदर आप एविडेंस को उस तरह से नहीं परख सकते, क्योंकि आप उस वक्त उसको उस चक्की से गुजार ही नहीं रहे जो जिसकी ज़रूरत होती है। जी। एक चीज़ तो बड़ी मैं वाजे कर दूं कि ये बड़ा समझना ज़रूरी है कि कोई भी इस किस्म के कमेंट्स का आ जाना, एक चले टॉक शो के लिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो बात होगी, लीगली स्पीकिंग उसका इम्पैक्ट नहीं होता। सही, ये तमाम सुप्रीम बेल के जो कोर्ट ऑर्डर हैं वो ऑब्वियसली असरअंदाज नहीं होंगे जब ये मामला ट्रायल कोर्ट में चलेगा। एक लास्ट चीज से जी कर दूं, फिर आप सवाल कर जी। लीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस 5 रुकनी फैसले में एक बड़ी अहम बात की कि आप इस किस्म के अगर स्टेटमेंट आ जाती है किसी जमानत के फैसले में, वो केस के आउटकम के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। इसलिए मैंने ये नुकता खुद ही सामने रख दिया है। जी, तो शहजाद इकबाल साहब, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। देखिए, मसला ये है कि जो नैब है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो अदालत को इस बात पर भी कायल नहीं कर पा रही है कि इनको आप जमानतें ना दें। जब मेरिट पे केस सुना जाता है तो उसकी कमजोरियां, जिस हद तक भी एविडेंस देखा जाता है, उसकी कमजोरियां सामने आती है। दूसरा, जैसा आपने बड़ा तफसील से जवाब दिया, मेरा सवाल सुन लीजिए। एक ये एतराज है, और दूसरा जो आप लोग कहते हैं कि करप्शन का केस है, किकबैक का केस है, ये तो नैब खुद जब केस लेके जाता है अदालत में, तो ना वो करप्शन का केस होता है ना वो किकबैक का केस होता है, और ये बात तो वाजे तौर पे अदालतें लिख रही हैं। तो जब ये ट्रायल कोर्ट में भी जाएगा तो ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस होगा, ये बेज़ाब्तगियों का केस होगा, ये किकबैक करप्शन का तो केस ही नहीं होगा जब ये ट्रायल कोर्ट में भी जाएगा, क्योंकि ये रेफरेंस ही नहीं बनाया नैब ने। मैं ये दोनों चीज़ों के आपको जवाब देता हूँ। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली तो चीज़ ये है कि फिर हमें बात वो लीगल उसमें करनी पड़ जाएगी। सेक्शन 9 है जिसके अंदर कंस्ट्रूड है कि अगर मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी भी है तो वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस है। लेकिन मैं पहले इस चीज़ की तरफ आऊँ। एक और चीज़ जो आपने पहले आपके सवाल का हिस्सा था, देखिए, हिरासत जो है या किसी को गिरफ्तार करना, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ भी और वैसे भी मैं ये समझता हूँ असूली तौर पर, और ये कानून की भी मंशा है कि दौरान तफ्तीश, इंक्वायरी या ट्रायल किसी भी मुलज़िम का हिरासत में होने का वाहिद मकसद होता है कि उससे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। मैं आज भी आपके प्रोग्राम से पहले ये मैं ऑर्डर पढ़ रहा था बेल का, तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी, जब जिसको हम कहते हैं कि जो उसका ऑपरेटिंग पैरा है, ऑपरेटिंग पैरा में लिखा हुआ है दिस इज़ अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी। और अब इनकी जो हिरासत है वो किसी भी सूरत इस तफ्तीश में मावनत नहीं दे सकती। असल तो असूल ये हैं ज़मानत के और रिहाई के। तो उसके अलावा जो एविडेंस की बात है, शहादतों की बात है, वो ट्रायल में होनी है। सही। अब आ जाते हैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा जो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी वाला है, उस पर भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। आपके जो करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस डिफाइन हुए हुए हैं 12 सब सेक्शंस में सेक्शन 9 के। अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के।
उन 12 सब सेक्शन में से हर सेक्शन में चाहे किसी के एसेट्स, अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, प्राइवेट आदमी होगा, आप हैं, आपके अगर असासे आपकी आमदन से ज़्यादा हैं, वो नैब का केस नहीं है, वो मैक्सिमम आपका एफबीआर का मामला होगा। लेकिन अगर एक पब्लिक ऑफिस होल्डर होगा और उसके पास आमदन से ज़ायद असासे होंगे, तो ये कंस्ट्रू करेगा, ये प्रिजम्पशन कानून में मौजूद है और ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो ट्रस्ट हैं फेयर ट्रायल के, उससे गुजर चुकी है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर के अगर होंगे तो प्रिजम्पशन ये है कि उसने करप्शन की है। अच्छा अच्छा, हमारे इसमें शहजाद अकबर साहब, लेकिन क्योंकि आप लोगों के बयानात जो थे वो किकबैक और कमीशन से रिलेटेड थे, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं कि उसका जिक्र नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट जब किसी को बरी करेगा तो बात होगी, ये बेल के मुकदमात हैं, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए 3 साल में बेशुमार ऑपोजिशन के रहनुमा जेल गए हैं, उन्होंने जेल में अपना टाइम सर्व किया है और फिर बेल पे बाहर आए, किसी एक का केस साबित हुआ है ट्रायल कोर्ट में? जब है रेफरेंस जिनका, वो भी साबित नहीं होता। ख्वाजा आसिफ के केस में तो रेफरेंस ही नहीं बनाया गया अभी तक नैब की जानिब से, तो साबित भी तो नहीं हुआ ना कोई केस। मैं बता देता हूँ, आप मानते नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त सजा याफ्ता हैं, उनकी अपील खारिज कर दी गई है, वो मुफ्त से मफरूर है। मैंने कहा इन 3 सालों में, यानी कि आपकी हुकूमत के, वो नवाज शरीफ साहब का फैसला उससे पहले आ चुका था, आपकी हुकूमत से पहले। मैं 2 चीजें अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, पहली तो ये चीज़ है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम याददाश्त के लिए ये चीज़ बार बार दोहराएं कि मियां नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता हैं और उनको ट्रायल कोर्ट से उनका जुर्म साबित हुआ है। इस वक्त वो बाकी हुए हैं, अपीलों में तब भी चल सकेगी जब वो वापस आएंगे। दूसरी चीज़ ये है, अब आप आ जाते हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ। देखिए, 2 चीज़ें, एक तो चीज़ हमें बड़ी वाज़ेह तौर पे होनी चाहिए कि हम कोई नैब के स्पोक्स पर्सन नहीं है। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, एक इंडिपेंडेंट कानून के तहत काम करता है। कानून भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही इसमें किरदार है जो हमारा अपने वोटर से भी वादा था कि हम साफ और शफाफ इंसाफ चाहते हैं, और करे कोई और इदारा। देखिए, अगर तो शहजाद अकबर ने करना है या मेरे किसी और लीडर ने करना है, हम नहीं करते। शहजाद साहब, इसमें मसला ये है कि जब कोई केस बनाया जाता है तो फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ऐसा ही लगता है कि नैब की तर्जुमानी हो रही है। और दूसरा, मैंने अभी सुनवाया, फैसल वावडा कहते हैं कि अगली बारी शायद खाकान अब्बासी की, उस्मान डार साहब कहते हैं ख्वाजा आसिफ की फाइलें मैंने देखी है, तो ऐसा ही लगता है कि नैब के तर्जुमान बात कर रहे हैं। देखें, वो मैं उस किसी की बात नहीं करता, मैं आप सिंपल एक बात करता हूँ। सबसे ज़्यादा अपोजिशन को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तकलीफ है। मैं कल मुल्क से बाहर था, मैं सुन भी रहा था, कुछ शख्स ये फरमा रहे थे कि जी अब मुझे जेल में भेज देना चाहिए कि केस गलत बने। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि भाई साहब, मेरा उन केसेस से क्या ताल्लुक है? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से मैं बात कर सकता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर अवाम को ये इतला देना हमारा हक है और हमारा फ़र्ज़ है कि ये तो बताया जाए कि जब ये खुद आके कहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं भी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, इनके बेल ऑर्डर्स को लेके ये 2 दिन से अपने आप को क्लीन चिट दे चुके हैं। क्या अब हमारा हक नहीं बनता कि हम अवाम को बताएं ये बेल ऑर्डर है और बेल ऑर्डर इज एन अपीलेबल ऑर्डर? अभी नैब की कल ही मैं प्रेस रिलीज देख रहा था, जो पिछले 2 बेल ऑर्डर्स आए ख्वाजा आसिफ के और एहसन इकबाल के, उसमें वो अपील कर रहे हैं। अब वो अपील में जाएंगे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब के जो बेल ऑर्डर के अंदर कोई चीजें लिखी हुई थी उसके ऊपर जब अपील किया गया तो लेकिन शहजाद साहब, एक बात तो बड़ी क्लियर है ना, और ये मुतादिद फैसले आ चुके हैं, चाहे वो आज का हो अब्बासी साहब का या एहसन इकबाल का, जिसमें अदालतें ये बाकायदा कह चुकी हैं कि अंधाधुंध गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि किसी को अदम शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया जाए। ख्वाजा आसिफ का केस तो इंक्वायरी स्टेज पे था, बाद में इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हुआ, रेफरेंस तक नहीं बना। तो ये तो अदालत, आप क्योंकि खुद कह रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ये जजमेंट भी तो है कि आप किसी को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते बगैर सबूत के। नहीं, देखिए, 2 चीजें हैं, मैं आपसे अर्ज करना चाहूँ। कानून तो नैब नहीं बनाती, कानून तो पार्लियामान बनाती है, इंटरप्रेट अदालतें करती हैं। अगर हम स्पेसिफिक केसेस की बात करें तो एक मुलज़म को उस वक्त गिरफ्तार किया जाता है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं ख्वाजा आसिफ की या एहसन इकबाल की बात, उसको गिरफ्तार तब किया जाता है जब उसकी तफ्तीश में ये समझा जाता है और ये उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का होता है कि जी इसकी गिरफ्तारी इसलिए ज़रूरी है कि तफ्तीश आगे बढ़ सके। अब मैं ख्वाजा आसिफ साहब की अगर मिसाल दूँ तो आज तक उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं दिया जिसको वो अपनी सैलरी बताते हैं। सैलरी है, आप जियो के लिए काम करते हैं, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती होगी, जियो जमा कराता है। अब अगर शहजाद इकबाल अपने अकाउंट में खुद जाके कैश हर महीने 50,000 दिरहम जमा कराता रहेगा तो कम से कम एफबीआर वाला तो आपसे पूछेगा ना भाई। बेल ऑर्डर में जितने भी शवाहिद की जांच पड़ताल हुई होगी उसमें ये नहीं लिखा हुआ, उसमें उल्टा ये कहा हुआ है कि नैब प्रोसिक्यूशन बार बार अमाउंट को तब्दील करता रहे। अगर वो ठीक तरीके से रकम को शामिल करता है जो उन्होंने एफबीआर में दिखाई है तो शायद ये आमदन से ज्यादा असासों का केस नहीं बनता। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर खुद एग्री करते हैं।
नहीं देखें, मैं शहजाद इस पे तो बार बार वही चीज दोहराऊंगा ना कि एक जब बेल ऑर्डर का फैसला आता है तो वो बेल ऑर्डर सही का है। फैसला किसी कानून की हद के अंदर होता है। अच्छा, मुझे और मुझे सर एक मुझे वाइंड अप करना है, इसलिए चलें ये मेरिट की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन एक बात, क्या आप इस पर इस नतीजे पर नहीं पहुंचे, इस बात से मुत्तफिक नहीं है जो कि अदलिया आप कहती आई हैं कि जो अरेस्ट पावर्स हैं उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, महीनों महीनों सालों सालों तक लोगों को रखा जाता है जेल में, बाद में बेल देनी पड़ती है और ना वो केस कंक्लूड होता है उस दौरान, ना जो है किसी किसी केस में रेफरेंस भी नहीं बनता, तो आपको नहीं लग रहा कि ये पावर्स जो है नैब के वो मिसयूज हो रहे हैं? देखिए, मैं तो इस पर अर्ज करना चाहूंगा। देखिए, ये बात दुरुस्त नहीं है। जब किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है तो नैब के कानून के एक जब कत्ल के मुकदमे में किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस शख्स को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। नैब के कानून के मुताबिक जब किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है तो पहली तो बात यह है कि कत्ल के मुकदमे की तरह कोई एसपी लेवल का आदमी डिसाइड नहीं करता, चेयरमैन नैब डिसाइड करता है, जो कि फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। सही। उसमें मेरिट बनता है कि नहीं बनता। और दूसरी चीज ये है कि यही टेस्ट रखे जा सकते हैं ना। तो दूसरी मतलब चीज ये है आप कि अदलिया गिरफ्तारी के बाद पेश की किया जाता इन जजमेंट से मुत्तफिक नहीं है कि नैब मिसयूज कर रहा है इन कवानीन को? है। देखिए, मैं अगर तो कोई हतमी डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तो फिर उनको ये इख्तियार खत्म करने का भी इख्तियार हासिल है। नहीं, लेकिन बेल के उसके ऑर्डर अलावा में तो वो हतमी तौर पे ही कह रहे हैं ना, वो तो कोर्ट का नहीं, ऑर्डर है, चाहे देखिए, साद रफीक साहब का हो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसमें तो बाकायदा ये कहा गया था ना। नहीं शहजाद, देखिए मैं अब उस पर कुछ मजीद तो नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन मैं इतनी चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि बेल ऑर्डर्स के अंदर देखिए, अगर आपको हर सेक्शन ऑफ लॉ है, जो गिरफ्तारी का कानून है नैब का, वो असफंद यार वली केस फुल कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट में अपना वो एक टेस्ट स्क्रूटनी गुजार चुका है। अब उस इख्तियार को अगर कहीं गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस इख्तियार के ऊपर आपके पास इख्तियार है, अदलिया को इख्तियार है ना। इसी तरह तो निज़ाम हुकूमत चलता है, अदलिया के ठीक है, पास इख्तियार बहुत है कि उस इख्तियार को ख़त्म कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।